मार्किंग मीडिया, मार्किंग कैसे की जाती है, ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग को कैसे समझें और जॉब की मार्किंग कैसे करें। उसके बाद फिर क्या होगा, मार्किंग करने के बाद आगे का स्टेप क्या होगा, कुछ हाँ कुछ ऑपरेशन होगा ना, उसको हम ठोकेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, कुछ तो करेंगे ना भाई। जो मार्किंग करी है उस पर कुछ तो करेंगे ना। ज़्यादातर हम उस पर काटते हैं, कटिंग ऑपरेशन करते हैं। इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कटिंग करना है तो हमें कोई टूल चाहिए, नाखूनों से तो नहीं खुरचेंगे उसको। कौन कौन से औजार होते हैं जो हम प्रयोग करते हैं ये जानने वाले हैं। पर ये जानने से पहले ये तो जान लें कि वो औजार भी जब लोहे के ही हैं। ज़्यादातर आपने रेतियाँ किस चीज़ की देखी, लोहे की। और वो जो हेक्सा की आरी होती है वो किस चीज़ की है, छेनी किस चीज़ की है, हथौड़ी किस चीज़ की है। तो जब लोहा वो भी है और लोहा वो भी है जिस पे हमें काटना है, तो कुछ तो फ़र्क होगा कि वो तो नहीं कट रहा, ये कट रहा है, कुछ तो फ़र्क होगा ना भाई। तो पहले ये समझ लो कि ये फ़र्क क्या है। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे और जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, जिनकी ITI कंप्लीट हो चुकी होगी, ये नाम सबने सुने होंगे। हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, मीडियम स्टील। फिर एक शब्द आता है हार्डन्ड स्टील। अब घूम जाते हैं, ये हार्डन्ड स्टील क्या है, ये स्टील क्या है, इस्पात क्या है और लोहा क्या है। हम जो काट रहे हैं क्या वो लोहा है या वो भी इस्पात है, वो भी इस्पात है ना, माइल्ड स्टील नहीं है। हम चादरों को क्या कहते हैं, माइल्ड स्टील कहते हैं, तो स्टील तो लगा हुआ है ना उसमें शब्द। फिर लोहा क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप समझेंगे कि मार्किंग या कटिंग टूल्स जो हैं वो हाई कार्बन स्टील के, जो हाथ से प्रयोग होने वाले हैं, हाई कार्बन स्टील के क्यों बनते हैं, और लेथ मशीन का जो टूल है वो हाई स्पीड स्टील या हाई एलॉय स्टील क्यों कहलाता है। ये क्या चीज़ें हैं पहले ये तो समझ लो। इसके लिए एक वीडियो की पूरी सीरीज मैंने डाली हुई है, प्लेलिस्ट है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, उसमें मेटल के नाम से एक पूरी सीरीज है। उतना तो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि आगे जो इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ने वाले हैं उनको समझने के लिए आज इस कहानी को जानना जरूरी है। आज का ये लेक्चर जो है वो डेडिकेटेड है मेटल्स पर, और मेरा यही तरीका है, जो चीज़ पहले समझानी है वो पहले समझाऊंगा। कहानी शुरू होती है धातु, मेटल्स। आप लोगों को अधिकतर मेटल्स में काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन वालों को थोड़ा सा सेमीकंडक्टर, जहाँ पर नॉन मेटल्स आएंगे, और फिटर लोगों को भी कभी कभी नॉन मेटल्स में काम करना पड़ेगा, प्लास्टिक, रबड़, इसमें काम करना पड़ेगा, वुड पे भी काम करना पड़ेगा, ग्लास पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम किस पे रहेंगे, मेटल पर। आपके तार किस चीज़ के बने हुए हैं, मेटल के। मोटर की बॉडी, स्टेटर, रोटर किस चीज़ के बने हुए हैं, मेटल के। ट्रांसफार्मर किसका बना हुआ है, मेटल का। सारे इंस्ट्रूमेंट किसके बने हुए हैं, मेटल के। हाथ में, हैंड टूल्स की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि दुनिया का सबसे सस्ता मेटल है लोहा। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे सस्ता मेटल है लोहा। इसलिए आप देखेंगे कि अधिकतर, अगर तारों को, कंडक्टर्स को छोड़ दें, तो अधिकतर हम कोशिश ये करते हैं कि सारी की सारी मशीनें, हैंड टूल वगैरह, उसमें ज़्यादातर लोहा हो, ठीक है। तो हमारा लोहा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमने पूरी मेटलर्जी को दो हिस्सों में बांट दिया, फेरस और नॉन फेरस। क्योंकि ज़्यादातर हम प्रयोग क्या करना चाहेंगे, लोहा सिर्फ सस्ता ही नहीं है, उसके अलावा उसमें ताकत भी बहुत है, स्ट्रेंथ भी बहुत है। आपने सोना देखा, सोना, क्या आपको लगता है सोना हमारा लोहे के जितना मजबूत होगा? नहीं हो सकता ना। सोने में और बहुत सारे गुण हैं, वो अलग बात करेंगे। एक और मेटल होता है लेड, शीशा उसको हिंदी में कहते हैं। ये वाला शीशा नहीं, काले रंग का मेटल होता है लेड। आपने देखा होगा, मीटर होते हैं ना, मीटर, उसके बाहर एक लॉक लगाया जाता है, लॉक, एक तार सा लॉक होता है, प्लास से ऐसे बंद कर देते हैं, वो है लेड। वो इतना नरम होता है कि प्लास से ऐसे हल्का सा वो करो तो उसमें लॉक लग जाता है, फिर वो टूट के ही अलग होगा। उसको तोड़ भी सकते हैं ना हाथ से, इतना सॉफ्ट होता है कि आप 3 mm की चादर को हाथ से ऐसे मोड़ सकते हो, वो भी धातु है। पर लोहा ऐसा नहीं है, लोहे में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है बेटा? लोहे में वजन भी ठीक ठाक है, लोहे में टफनेस भी बहुत बढ़िया है, लोहे के तार भी निकाले जा सकते हैं, तार भी बनाए जा सकते हैं, और लोहे को पिघला के किसी भी शेप में, किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। उसकी मशीनिंग भी की जा सकती है, उसकी वेल्डिंग भी की जा सकती है। लोहे में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमें एज अ टेक्नीशियन हमें उन गुणों की आवश्यकता पड़ती है। मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्डनेस, ये सारी चीज़ें आप उस प्लेलिस्ट में देख लेना। आज उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। फिलहाल आपके लिए ये समझना जरूरी है कि लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोहे कितने प्रकार के हैं? लोहा है, जो लोहे हैं वो कहता है 4 प्रकार के हैं बेटा। यहाँ से आपको बात समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले लोहा ऐसे तो नहीं निकलता ज़मीन में से कि आपने ज़मीन खोदी और अंदर से प्लेट निकल गई, फिर कहीं और खोदा तो पाइप निकल गया, ऐसे तो नहीं निकलता। लोहा निकलेगा खनिज के तौर पे। खनिज मतलब डले, मिट्टी, इस तरह की कोई चीज़ होगी जिसमें लोहे की प्रतिशत ज़्यादा है, और वो लोहा जो है ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है।
फेरस ऑक्साइड के फॉर्म में प्रकृति में मिलता है हमें उसमें से ऑक्सीजन अलग निकाल देनी होती है और आयरन हमारे पास बच जाता है। ये भट्टियों में होता है काम, ब्लास्ट फर्नेस, कपूला फर्नेस और बहुत सारी फर्नेसेस हैं, इसको स्मेल्टिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं, जब हम ऑक्साइड में से धातु को निकालते हैं गर्म करके। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो मुख्यतः हमारे पास 4 प्रकार के लोहे होते हैं। एक को हम कहते हैं पिग आयरन, सबसे पहले आयरन ओर से पिग आयरन मिलता है आपको, ठीक है। इस पिग आयरन से हमें मिलता है कास्ट आयरन और रॉट आयरन, जिसको हम ढलवा लोहा या पिटवा लोहा कहते हैं। ये भी भट्टियों में बनता है, दोबारा प्रोसेस होते हैं, इनके अलग अलग गुण हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप प्ले लिस्ट में मेटल की वो वीडियो देख लेना, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कहानी की तरह, ठीक है। और ये जो 3 हैं, ये तो है फेरस, यहां तक तो है लोहा लोहा। इसमें थोड़ी बहुत परसेंटेज रहती है कार्बन की, कार्बन 4% तक इसमें विद्यमान रहता है। इसमें बिल्कुल नहीं रहता, ये 99.99% शुद्ध लोहा होता है। कौन सा? पिटवा लोहा, जिसको हम रॉट आयरन कहते हैं। ये सवाल भी बहुत जगह पूछा जाता है कि लोहे की सबसे शुद्ध फॉर्म कौन सी है, आपको बताना है रॉट आयरन, पिटवा लोहा है बेटा। हाँ, पिटवा लोहा लोहा ही है, बस हमने उसमें से कार्बन की प्रतिशत हटा रखी है। सबसे शुद्ध फॉर्म तक पहुंच नहीं पड़ता, इसलिए पुडलिंग भट्टी में हम रॉट आयरन को ले आते हैं। पर ये रॉट आयरन ऐसा समझ लेना, हमारे ज्यादातर काम का होता नहीं है, हमारे लिए ज्यादातर ये काम का होता नहीं, क्योंकि बहुत नरम होता है ये। इसमें फिर हम इसका उपयोग हम करते हैं 4थी श्रेणी के फेरस मेटल को बनाने को, उसको हम कहते हैं एलॉय। एलॉय मतलब मिश्रित धातु। उसमें ज्यादातर लोहा होगा, क्योंकि लोहा सस्ता भी है, स्ट्रेंथ भी है, डक्टाइल भी है, मैलिएबल भी है, सारी चीजें। अब थोड़ा सा मुझे उसको इतना हार्ड करना है कि वो दूसरे को काटना शुरू कर दे, खुद ना कटे, यही तो मामला आ रहा है ना, समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम रॉट आयरन में, जो कि शुद्ध लोहा है मेरा, अपने मन से हम उसमें एलॉइंग करते हैं। और एलॉइंग भी कितनी कम हो रही है, ऐसे आप समझो कि 2%, 99% लोहा, 1% बाकी और एलॉइंग थोड़ा थोड़ा हमने डाल रखा है भट्टी में, और उसको दोबारा पिघला के और फिर हमने स्लैब बनाए, फिर उसमें से जॉब बनाए, प्लेटें बनाई। ये बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए जब हम 1% की बात कर रहे हैं, इतने महीन मेटलर्जी तक पहुंच रहे हैं, तो जरूरी है कि हमारे पास लोहा पहले शुद्ध होना चाहिए, तब हम रॉट आयरन बनाते हैं। सर जैसे कि कार होती है ना सर, कार का रिम होगा तो सब होएगा वो एलॉय स्टील, एलॉय स्टील। और सर कौन सा पाइप का वजन? आप देखिए, कोई सभी मेटल आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम एलॉइंग करते हैं तो एक प्रोसेस और बढ़ गया, महंगे वाला। हम लोहा सबसे सस्ता है, उसके अलावा कुछ भी आप उसमें मिलाओगे, मान लीजिए आप उसमें टंगस्टन मिलाना चाह रहे हैं, क्रोमियम मिलाना चाह रहे हैं, ताकि वो टफनेस भी बढ़ जाए, उसकी जंगरोधी भी बन जाए, इसको हम एलॉय स्टील कहते हैं, राइट। गड्ढे में जाएगा तो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, वरना जो दूसरे वाले रिम होते हैं, जो आम लोहे के रिम होते हैं, वो गड्ढे में जाएंगे तो उसका हल्का सा स्पोक टेढ़ा हो जाएगा ना, फिर आपकी कार बबलिंग करनी शुरू करेगी, आपके टायर जल्दी घिसने शुरू हो जाएंगे। एलॉय स्टील इसलिए लगाए जाते हैं ताकि टायर जल्दी ना घिसे, क्योंकि वो अपनी शेप खराब नहीं करते, टूट जाएंगे लेकिन मुड़ेंगे नहीं, ताकत ज़्यादा बना देते हैं ना, उनको झटकों को सहने की ताकत ज़्यादा बना दी जाती है, उसी को हम एलॉय स्टील के व्हील रिम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप सवाल पूछते रहो, आपको आपके जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। तो 4थी श्रेणी है मेरी एलॉय। इसमें हम बहुत तरीके की एलॉइंग करते हैं। टंगस्टन की एलॉय करते हैं ताकि उसकी हार्डनेस बढ़ाई जा सके, क्रोमियम की एलॉइंग करते हैं ताकि उसको जंगरोधी बनाया जा सके, क्योंकि लोहे में जंग लग जाता है ना भाई। तो हम बहुत तरीके की हम उसमें एलॉइंग करते हैं। कभी हमें बहुत हाई टेम्परेचर पे उसकी टफनेस और हार्डनेस बरकरार रखनी होती है, तो मोलिब्डेनम मिलाया जाता है। बहुत सारी तरीके के महंगे महंगे एलॉय हैं, छोटी छोटी मात्रा में मिलाए जाते हैं। इसमें भी सबसे सस्ता एलॉय है कार्बन। क्या है भाई? कार्बन धातु नहीं है, पहले तो ये समझो कि कार्बन धातु नहीं है, लेकिन कार्बन सस्ता तो है, ये तो आप मानते हो ना। कोयला भी खदानों में से निकलता है और आयरन भी ओर से निकलता है। मैं इसके ओर के नाम आपको लिख देता हूँ, हेमेटाइट है, ल्यूमेनाइट है, पैराइट है, ये अलग अलग इसके ओर्स के नाम है और सारे ऑक्साइड है, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स उसमें मिलेगी, आप उसमें देख लेना, वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, ठीक है। मैं तो इसको संक्षिप्त में समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिखाने हैं कटिंग टूल आने वाले समय में। अब बात करते हैं कटिंग टूल की। कटिंग टूल क्योंकि हम हाथ से प्रयोग करने वाले हैं, जितने भी हैंड टूल हैं, चाहे वो आरी है, चाहे वो छेनी है, चाहे वो हथौड़ी है, रेती है, स्क्राइबर है, जो भी आपका ऐसा कोई टूल है जो घिस के चल रहा है या काट रहा है, हमें उसे बचाना होगा ताकि वो कई सालों तक काम करता रहे। लोहा तो मेरा कटना ही है, इसे तो मुझे काटना ही है जॉब बनाने के लिए, लेकिन इसको नहीं काटना है मुझे। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो मेरे पास सबसे सस्ता तरीका है कार्बन की एलॉइंग करने का। अच्छा, यहां पर एक चीज पहले समझ लो, किसी भी मेटल में
अगर मुझे उसके कुछ यांत्रिक यानी कि उसके गुण बदलने हैं तो मेरे पास दो तरीके हैं मोटे मोटे। एक तरीका जॉब बनाने से पहले, एक तरीका जॉब को बनने के बाद। जॉब बनाने से पहले मैं एलॉइंग करता हूं। भाई अगर मुझे हार्डनेस बढ़ानी है टंगस्टन की एलॉइंग कर दो, जंग रोधी बनाना है क्रोमियम की एलॉइंग कर दो। तो धातु ही हम वो बना लेते हैं जिसमें वो गुण हो और उसका हम जॉब बना लेते हैं कि ताकि ये ना घिसे या इसमें जंग ना लगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपको? दूसरा तरीका है जॉब बनने के बाद। जॉब बनने के बाद भी हमारे पास हीट ट्रीटमेंट नाम के कुछ उपचार होते हैं, ऊष्मा उपचार, जिनमें गर्म करना, फिर वहां पर कुछ रिटेंशन टाइम, सोकिंग टाइम इसको कहते हैं, और उनके ठंडा करने की दर पे निर्भर करता है कि हम चीज़ों को हार्ड बना सकते हैं, टफ बना सकते हैं। इस तरीके के कुछ यांत्रिक गुण हम उसमें तब्दील कर सकते हैं, मशीनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, ऐसे कुछ गुण हम उसमें तब्दील कर सकते हैं। तो हमारे पास मोटे मोटे दो तरीके होते हैं और दोनों ही तरीके महंगे होते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है किसी भी टेक्नीशियन के। तो कार्बन की एलॉइंग करके और बाद में अगर हीट ट्रीटमेंट हम करके किसी चीज को हार्ड बना सकें तो ये हमारे पास सबसे सस्ता अवेलेबल प्रोसेस होता है। सबसे सस्ता हम क्या कर सकते हैं, लोहे में कार्बन की एलॉइंग कर दो और उसके बाद उसका हीट ट्रीटमेंट कर दो, तो हमारा जॉब महंगा नहीं बनता है। ये बात समझ में आ रही है? और क्योंकि हैंड टूल में हम इतनी ताकत तो लगा नहीं सकते जितनी मशीन लगा सकती है, उसमें तो मोटर घुमा रही है ना चीज़ों को, तो हमारे लिए इतनी हार्डनेस की और इतनी ताकत की जरूरत नहीं है कि हम हाथ से उसे तोड़ दें या मोड़ दें या उसको घिस दें। तो हमारे पास आती है एलॉय, जो सबसे, बस यहीं तक मेरा आज का टॉपिक रहेगा। कार्बन स्टील कहते हैं बेटा उसको। क्या कहते हैं? स्टील मतलब हमने लोहे में कोई चीज मिला रखी है, उसका मिश्रित धातु बना रखा है, यानी कि एलॉय बना रखा है, इसलिए हम उसको लोहा ना कह के इस्पात कहते हैं, स्टील कहते हैं। उसमें भी आप ये मान के चलना कि 98% से 99% लोहा ही लोहा है, बहुत जरा सी हमने कार्बन की परसेंटेज उसमें मिला रखी है ताकि वो ज़्यादा हार्ड हो जाए। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हीट ट्रीटमेंट बाद में देखेंगे, पर अभी आप ये समझ ली कि सबसे सस्ता एलॉय हमारे पास होता है कार्बन स्टील। अब ये कार्बन स्टील 3 प्रकार के होते हैं। पहला है माइल्ड स्टील, जिसको लो कार्बन स्टील भी कहते हैं। दूसरा है मीडियम स्टील, जिसको मध्यम कार्बन स्टील भी कहते हैं। और तीसरा है हाई कार्बन स्टील, जिसको हम उच्च कार्बन स्टील भी कहते हैं। अब ये हाई कार्बन स्टील आपने हैंड टूल में बहुत सुनोगे, इस नाम को बहुत ज़्यादा सुनोगे। ये क्लासिफिकेशन कैसे करा वो समझ लो। अगर आपकी कार्बन की परसेंटेज 0.25% के अंदर है तो उसको हम माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील कहते हैं। मतलब इसमें कार्बन की प्रतिशत बहुत कम है, यानी कि 99.75% तो लोहा है और 0.25% कार्बन है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? अगली श्रेणी है, इसमें 0.25 से लेके 0.75% तक, परसेंटेज में लिखा है, ये ग्राम में नहीं लिखा है, इतने परसेंट इसमें कार्बन होगा, बाकी सारा लोहा लोहा होगा। बात समझ में आ रही है? और तीसरा है जिसमें हम 0.75% से ऊपर और कहां तक 2% तक, 2% तक अगर कार्बन है, क्योंकि उससे ऊपर हम कार्बन नहीं डालते हैं कार्बन स्टील में, ठीक है? इसमें आपको हम कहते हैं हाई कार्बन स्टील। अब सवाल ये आया कि साहब कोयले का यानी कि कोल का, कार्बन का हार्डनेस से क्या संबंध है? ये सवाल आएगा नहीं आएगा आपको? भाई लोहे में मैं कोल की, कार्बन की अगर मैं प्रतिशत बढ़ा देता हूं तो उससे हार्डनेस का क्या फर्क पड़ रहा है? आपने कोल देखा है ना, कार्बन देखा है बेटा, वो तो बहुत सॉफ्ट होता है, नहीं होता? तो फिर उसकी मिलावट से हमारा लोहा और हार्ड कैसे हो जा रहा है? ये बात सवाल आपको तंग करेगा या नहीं करेगा? इस सवाल का उत्तर देना बहुत मुश्किल नहीं है। इस दुनिया का सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल पता क्या है? डायमंड, हीरा सबसे ज्यादा हार्ड होता है। इस जो नेचुरल आपके पदार्थ निकल रहे हैं उसमें हीरा सबसे ज्यादा कठोर आपका मटेरियल है। मैं उसको धातु नहीं कहूँगा, धातु इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि शायद आपको पता हो डायमंड कुछ और नहीं है, डायमंड इज कार्बन। कोयला कई सालों तक पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा हीट में और दबाव में पड़ा रहे तो वो हीरा बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन सॉफ्ट ही होगा हमेशा, कार्बन बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसका समझने के लिए आपको ये दो नाम पता होने चाहिए, सीमेंटाइट और ग्रेफाइट। हमारा जो कार्बन है वो इन दो अवस्थाओं में विद्यमान रहता है। अगर वो लोहे के साथ बॉन्डिंग में है
मतलब वो कंबाइंड स्टेट में है। Fe-C अगर इस अवस्था में विद्यमान है हमारा कार्बन, तो हम उसको सीमेंटाइट कहते हैं, और ये बहुत हार्ड होता है, ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ये तो है कंबाइंड स्टेट में। और अगर कार्बन फ्री स्टेट में विद्यमान है तो वो बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर बना देता है। फ्री स्टेट में क्या है, आयरन के ये रखे एटम और कार्बन बीच में कहीं है, आयरन आयरन बीच में कार्बन कार्बन, ऐसे। बात समझ में आ रही है? इनके बीच में कोई कंबाइंड स्टेट नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से विद्यमान है किसी धातु के अंदर, किसी पदार्थ के अंदर, तब ये ग्रेफाइट कहलाता है और ये बहुत सॉफ्ट होता है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कार्बन स्टील में, इनमें से जो कार्बन परसेंटेज है उसको ग्रेफाइट से सीमेंटाइट में तब्दील कर दें, और वो हम ऊष्मा उपचार से कर पाते हैं। उस ऊष्मा उपचार का नाम है हार्डनिंग। हार्डनिंग जब हम करते हैं तो हम ग्रेफाइट को सीमेंटाइट में बदल देते हैं, तो उसके अंदर जो कार्बन था वो इस स्ट्रक्चर को हार्ड बना देता है। लेकिन यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, हार्डनिंग हमेशा हाई कार्बन स्टील की ही आप कर पाते हो, इनकी नहीं कर पाते हो। कार्बन की प्रतिशत 0.75 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप उस जॉब की या उस धातु की हार्डनेस बढ़ा सकते हो, वरना नहीं बढ़ा सकते हो। पेंसिल के अंदर का सिक्का, बेटा पेंसिल के अंदर का सिक्का, पेंसिल के अंदर का सिक्का ग्रेफाइट ही कहलाता है, इसीलिए वो सॉफ्ट है, यस सर, वो हार्ड नहीं है, उससे लोहा नहीं कटेगा। बात समझ में आ रही है? जो यहां पर समझाने की बात है वो ये है कि आपके ऊष्मा उपचार से सिर्फ हाई कार्बन स्टील को ही आप हार्ड बना सकते हो, इनको नहीं बना सकते। इसलिए जितने भी हैंड टूल आप पढ़ोगे, जितने भी हैंड टूल आप पढ़ोगे, चाहे वो स्ट्राइकिंग के काम आ रहे हैं, चोट मारने के काम आ रहे हैं, कटिंग के काम आ रहे हैं, मार्किंग के काम आ रहे हैं, जो घिस रहे हैं, हम उनको कम से कम घिसना चाहेंगे, इसलिए उनको हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि यही सबसे सस्ता ऑप्शन उपलब्ध है हमारे पास। इसके अलावा और बहुत सारे एलॉय हैं, बहुत सारे, उनको हम हाई एलॉय स्टील कहते हैं। उसमें स्टेनलेस स्टील भी आती है, जिसमें मोलिब्डेनम भी होगा, निकल भी होगा, क्रोमियम भी होगा। उसमें टंगस्टन स्टील भी आती है, उसमें हाई स्पीड स्टील। अभी सिर्फ इतना समझ लो आप कि हाई कार्बन स्टील से हम टूल्स को बनाते हैं और उसको ऊष्मा उपचार करके अंदर का सारा जो उसे ग्रेफाइट से सीमेंटाइट में बदल देते हैं ऊष्मा उपचार से। उसको ठंडा करने की दर ज़्यादा रखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ये बन जाता है। ये बात समझ में आ रही है? इसी को हार्डन्ड स्टील कहते हैं। अब हाई कार्बन स्टील हो, उसका ऊष्मा उपचार करने के बाद उसको हार्ड और बना दिया गया है, तो उसको क्या कहेंगे? हार्डन्ड स्टील। तो इन दोनों शब्दों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं हैंड टूल को लिखा होगा, इसको मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसको बनाने का धातु क्या है? हार्डन्ड स्टील, और कहीं कहीं लिखा होगा हाई कार्बन स्टील। तो हमने ये समझ लिया कि हम आने वाले लेक्चर्स में जितने भी टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो हाथ से प्रयोग होने वाले टूल होंगे। उनमें एक प्रॉपर्टी मुझे चाहिए कि उसमें घिसाव ना हो, इसमें घिसाव हो जाए, जिस जॉब पे हम मार्किंग कर रहे हैं। मतलब निशान इस पे पड़े, उस पे ना पड़े, कटे ये, मेरा टूल ना कटे, यही तो चाह रहे हैं ना हम। तो उसको हमें हार्ड बनाना होता है, कठोर बनाना होता है। कठोर बनाने का सबसे सस्ता विकल्प मेरे पास क्या उपलब्ध है? कार्बन स्टील का हाई कार्बन स्टील, जिसमें कार्बन की प्रतिशत 0.75 से 2% के बीच में होगी। उसका मैं ऊष्मा उपचार करके उसके अंदर विद्यमान कार्बन को ग्रेफाइट से सीमेंटाइट में बदल देता हूं। एक हार्ड स्ट्रक्चर मेरे पास उपलब्ध हो जाता है, और हैंड टूल में मेरे लिए वो उपयुक्त हो जाता है, क्योंकि हैंड टूल में मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं चाहूं तो उसको एक बार में 2 mm घिस दूं। हाई कार्बन स्टील अपने आप में हार्ड है, इसकी हार्डनेस बाकी दोनों से अपने आप में ज्यादा होगी, क्योंकि ये आप समझ लो कि बिना ऊष्मा उपचार के भी कुछ कार्बन तो सीमेंटाइट फॉर्म में भी होगा उसके अंदर, या नहीं होगा? कुछ तो होगा। बाकी जो ग्रेफाइट है उसको भी हम सीमेंटाइट में बदल देते हैं ऊष्मा उपचार करते हैं। प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की अलग प्लेलिस्ट है, उसमें मेटल की 3 या 4 वीडियोज़ हैं, होंगी करीब आधा घंटे की। लेकिन अगर आपने उन्हें देख ली और उसको कहानी की तरह समझ लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत, फिर उससे ज़्यादा आपको मेटलर्जी में, उसके बाद भी बहुत है मेटलर्जी में, लेकिन उससे ज़्यादा इस स्तर पर आपको मेटलर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें भी कोई सवाल रहता है तो आप पूछो, तभी तो समझ में आएगी आपको बातें। मैंने वैसे समझा दी जैसे मुझे लगता है कि शायद ये सबसे अच्छा तरीका है, पर हर बच्चे के लिए वो तरीका हो सकता है बिल्कुल सही ना हो रहा हो। आप सवाल पूछोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। मस्ती में पढ़ो बेटा, ठीक है? तो आज के लिए इस वीडियो को, इस सेशन को, इस लेक्चर को अलविदा कहें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।